ओसाका, जापान। 82 साल की तनाका सान अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती है। उनका बेटा अमेरिका शिफ्ट हो चुका है। नेबर्स भी धीरे धीरे गायब हो गए। रोज सुबह उनके घर का डोरबेल एक रोबोट बजाता है। मेडिसिन रिमाइंडर, हेल्थ चेक, इमरजेंसी स्कैन, क्योंकि अब उनका ख्याल रखने के लिए कोई इंसान रेगुलरली अवेलेबल नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट, पर्शियन गल्फ। एक ईरानियन नेवल शिप एक ऑयल टैंकर के पास से गुजरता है। सिर्फ उस विजुअल की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट पैनिक रिएक्ट करता है। एक रात में क्रूड प्राइसेस स्पाइक करती हैं और कुछ दिन बाद मुंबई के पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल महंगा हो जाता है। दो अलग कहानियां, एक एजिंग सोसाइटी की, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन की, लेकिन दोनों का फाइनल बिल इंडिया पे करता है। But the real question now is, where does this war go next? There are three possible paths that are emerging that we've got listed out for you. And for India, each carries a very different economic shock. India by 2050 will not be a country of youngsters. We will have a considerable big population of the elderly. ये है टू साइलेंट वुल्व्स। जापान की डेमोग्राफिक क्राइसिस दुनिया का सबसे क्लियर वार्निंग सिग्नल है। बर्थ रेट्स इतने नीचे गिर चुके हैं कि पॉपुलेशन हर साल श्रिंक हो रही है। 2023 में सिर्फ एक साल के अंदर जापान की पॉपुलेशन 8 लाख से ज्यादा कम हो गई। फार्मिंग सेक्टर और भी ज्यादा वल्नरेबल है। जापान में एवरेज फार्मर की एज 68 ईयर्स और इसीलिए जापान ने रोबोटिक्स पर मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। ड्रोन फार्मिंग, एआई क्रॉप मॉनिटरिंग, ऑटोमेटेड हार्वेस्टिंग। फिर भी रियलिटी सिंपल है, जापान आज भी अपने फूड का मेजॉरिटी हिस्सा इंपोर्ट करता है। इंडिया को लगता है हम सेफ हैं, यंग पॉपुलेशन, लार्ज वर्कफोर्स, एग्रीकल्चरल बैकबोन, लेकिन ट्रेंड्स ऑलरेडी शिफ्ट हो रहे हैं। अर्बन इंडिया का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जा चुका है और इंडिया के ऑलमोस्ट 40% फार्मर्स 50 साल से ऊपर हैं। उनके बच्चे विलेजेस छोड़कर सिटीज मूव कर चुके हैं। जापान जहां 30 साल पहले था, इंडिया धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ 55 किलोमीटर वाइड, लेकिन वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट। इंडिया अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है और उसका मेजर पोर्शन इसी नैरो रूट से गुजरता है। मतलब मिडिल ईस्ट का कोई भी डिस्ट्रप्शन इंडिया के लिए सिर्फ फॉरेन न्यूज नहीं होता। ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, फ्यूल एक्सपेंसिव होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, फिर फर्टिलाइजर्स महंगे होते हैं, क्रॉप्स एक्सपेंसिव होती है और फाइनली फूड इन्फ्लेशन हर घर तक पहुंचता है। इंडिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रफली 9 से 10 दिन का बफर प्रोवाइड करता है। वहीं चाइना का अराउंड 90 डेज, यूएसए अराउंड 90 डेज। ये सिर्फ स्टोरेज डिफरेंस नहीं है, ये प्रिपेयर्डनेस डिफरेंस है। अब इमेजिन करो, ये दोनों वुल्व्स एक साथ अटैक करें। 2032 एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स और श्रिंक हो चुकी है। क्लाइमेट प्रेशर ऑलरेडी क्रॉप यील्ड्स को इफेक्ट कर रहा है। इसी बीच हॉर्मुज डिसरप्शन होता है, ऑयल प्राइसेस जंप कर जाएंगे, फर्टिलाइजर सप्लाई हिट करती है और फूड इन्फ्लेशन सडनली स्पाइक कर जाएगा। इनमें से हर प्रॉब्लम इंडिविजुअली मैनेजेबल लग सकती है, लेकिन जब ये कंबाइन होती है तो सिस्टम स्ट्रेस सोशली इंस्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। 2022 में दुनिया ने इसका ट्रेलर देखा था। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद फर्टिलाइजर प्राइसेस ग्लोबली एक्सप्लोड हुए थे और इंडिया का सब्सिडी बर्डन रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया था। क्वेश्चन ये नहीं है कि रिस्क एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या हम उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। यूथ इन फार्मिंग प्रोग्राम, स्ट्रेटेजिक रिजर्व एक्सपेंशन, जियोपॉलिटिकल अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ये ग्लैमरस सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये सिविलाइजेशन लेवल शॉक एब्जॉर्बर्स है। नेक्सस 3P का फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना नहीं है, हम उन इनविजिबल कनेक्शंस को फंड करना चाहते हैं जिन्हें यूजुअली सिस्टम्स इग्नोर कर देते हैं। वुल्फ 4 डेमोग्राफिक्स एंड फूड सिस्टम्स, वुल्फ 5 जियोपॉलिटिकल फ्रेजिलिटी। इंडिया ने इन क्राइसिस को क्रिएट नहीं किया, लेकिन इंडिया इन्हें इग्नोर करने की पोजीशन में भी नहीं है और शायद प्रिपरेशन ही फ्यूचर और कोलैप्स के बीच का डिफरेंस होता है।